अच्छा, जब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन की डेफिनेशन है कि इट इज़ डिफाइंड एज इम्पेयरमेंट इन द इंटेलिजेंस फ्रॉम अर्ली लाइफ एंड इनएडिक्वेट मेंटल डेवलपमेंट थ्रू आउट द ग्रोथ पीरियड। ठीक है, याद रखें, इम्पेयरमेंट हो जाए इन इंटेलिजेंस फ्रॉम अर्ली लाइफ, ठीक है, एंड इनएडिक्वेट मेंटल डेवलपमेंट, सही से मेंटल डेवलपमेंट नहीं हुई थ्रू आउट द ग्रोथ पीरियड, तो उसको हम कहते हैं मेंटल रिटार्डेशन। इनएडिक्वेट मेंटल डेवलपमेंट थ्रू आउट द ग्रोथ पीरियड। तो अब इसमें मेंटल रिटार्डेशन जो है ये डिफाइन हुई है स्टैटिस्टिकली एज अ कॉग्निटिव परफॉर्मेंस दैट इज़ 2 स्टैंडर्ड डेविएशन बिलो द मीन, बिलो द 3rd परसेंटाइल ऑफ जनरल पॉपुलेशन। ठीक है, अगर हम कहें कि 3rd परसेंटाइल से जनरल पॉपुलेशन की निस्बत 3rd परसेंटाइल से अगर कम है बच्चे की कॉग्निटिव परफॉर्मेंस, तो हम उसको कहते हैं कि इसको मेंटल रिटार्डेशन है। ठीक है, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन बिलो द मीन या 3rd परसेंटाइल से कह सकते हैं बिलो हो। तो इंटेलिजेंस हम कैसे डिफाइन करते हैं? इंटेलिजेंस एबिलिटी है फॉर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, विजुअल एंड ऑडिटरी मेमोरी, कैजुअल रीजनिंग, वर्बल एक्सप्रेशन, मैनिपुलेटिव कैपेसिटीज़ और स्पाशियल कॉम्प्रीहेंशन। तो इंटेलिजेंस जो है ना, इसको हम आईक्यू की फॉर्म में मेजर करते हैं। इंटेलिजेंस क्वोशंट की टर्म्स में, ठीक है, आईक्यू। तो उसमें आईक्यू इज़ इक्वल टू मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज। तो हमें मेंटल एज को क्रोनोलॉजिकल एज से डिवाइड करना होता है और उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं विथ 100, तो हमारे पास आईक्यू आएगा। ठीक है, तो इस बच्चे की इंटेलिजेंस को हम आईक्यू में मेजर करते हैं। ठीक है, याद रखें कि मेंटल रिटार्डेशन क्लिनिकल या डायग्नोस्टिक टर्म नहीं है। और अब हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर टर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम अगर बच्चे का बिलो एवरेज जनरल मेंटल एबिलिटीज़ हों, वो आईक्यू में ही हम मेजर करते हैं कि अगर आईक्यू 70 है या 70 से बिलो है, तो उसका मतलब है कि वो 2 स्टैंडर्ड डेविएशन बिलो द मीन है। और उसमें आईक्यू में क्या चीज़ें आ जाती हैं? प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्लानिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जजमेंट, लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। ठीक है, तो डेफिसिट इन द एडाप्टिव फंक्शन। अच्छा, पहले आप इसकी प्रेवेलेंस देखें। प्रेवेलेंस अगर हम देखें, मेंटल रिटार्डेशन पाकिस्तान में 3.92% है और इसमें कोई भी वजह नहीं मिलती हमें 1/3 ऑफ द केस ऑफ मेंटल रिटार्डेशन में। इसमें 2/3 ऑफ द केसेस में कोई ना कोई कॉज मिल जाता है। क्लासीफाई किया है आईक्यू को, इंटेलिजेंट क्वेश्चन को, आईक्यू हम यूज़ करते हैं टू क्लासीफाई द सब नॉर्मल इनटू द फॉलोइंग 4 टाइप। एक होती है माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर और प्रोफाउंड रिटार्डेशन। ठीक है, सिवियरिटी के बेसिस पे। तो माइल्ड में आपने याद रखना है कि बच्चे का जो आईक्यू होता है वो 55 to 70 होगा। हमने कहा ना 70 से कम हो आईक्यू तो हम कहते हैं कि वो मेंटल रिटार्डेशन है या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। तो अब इसमें हमें 55 to 75 मिलेगा माइल्ड में, 55 to 70। मॉडरेट में जो है वो 40 to 54 कह लें। सिवियर में आईक्यू 25 to 39 होगा। और प्रोफाउंड में जब आईक्यू 25 से भी बिलो हो तो वो प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन है। माइल्ड में ना एजुकेटेबल है, बच्चे का आईक्यू इतनी रेंज आप याद करें 55 to 70, और ये माइल्डली रिटार्डेड हैं, एजुकेटेबल हैं, यानी इसमें 85 to 90% ऑफ द टोटल बच्चे माइल्ड में होते हैं और अर्ली स्कूल ईयर्स में ही उनका पता लग जाता है और वो बाकी नॉर्मल स्कूल वाले बच्चों के साथ कोप नहीं कर पाते। ठीक है, दूसरा होता है जिनका 40 to 54 हो आईक्यू लेवल, ये मॉडरेटली रिटार्डेबल है। ये वो तो एजुकेटेबल थे लेकिन ये ट्रेनेबल हैं, यानी इनका आईक्यू 36 से 51 के दरमियान होता है और इनको ट्रेनेबल हम कंसीडर करते हैं। इसमें 5 to 10% ऑफ द मेंटली रिटार्डेड हैं और ये अपनी ओन फिज़िकल केयर कर सकते हैं और एडिक्वेट सोशल एडजस्टमेंट बना सकते हैं। ठीक है, तो यानी सेल्फ केयर लर्न कर लेंगे, सिग्निफिकेंट सपोर्ट की ज़रूरत है, ये लर्न कर लेंगे, और कम्युनिकेशन स्किल्स भी, फैमिलियर एरियाज़ में भी ट्रैवल कर सकते हैं, सपोर्टेड सेटिंग में रह सकते हैं। ठीक है, लेकिन इनमें अपेरेंट डिले जो है यूजुअली वो प्री स्कूल ईयर्स में ही हमें मिल जाता है। जो सिवियरली रिटार्डेड है नॉन ट्रेनेबल होते हैं, इनका आईक्यू 25 to 39 के दरमियान, 5% ऑफ द टोटल होते हैं। इन्फेंसी में ही इनका पता लग जाता है। मल्टीपल इनको फिजिकल डिसेबिलिटीज़ होती हैं और ये बाकियों पे डिपेंड करते हैं फॉर मोस्ट ऑफ देयर केयर, यानी इनकी डेली सुपरविजन और सपोर्ट के लिए इनको नीड की ज़रूरत है। सेल्फ़ केयर स्किल जैसे फीडिंग, वॉशिंग, बेसिक जो है सेल्फ़ केयर, उसके लिए ये थोड़ी बहुत लर्न कर लेंगे, कुछ लर्न करेंगे, और इनमें डेवलपमेंटल माइलस्टोन भी सिग्निफिकेंटली डिलेड होते हैं।
सीवियरली रिटार्डेड में। जो प्रोफाउंडली रिटार्डेड है इसमें कांस्टेंट सुपरविजन की और अटेंडेंट की ज़रूरत होती है। ये लिमिटेड या नो फंक्शनल कम्युनिकेशन है इनमें, और इनको कोई ना कोई न्यूरोलॉजिक या मेडिकल कंडीशन होगी, ठीक है। ये इन्फेंसी में जो है ये हैंडीकैप्ड हम कह सकते हैं कि हैंडीकैप्ड होते हैं और इनका IQ बिलो 20 होता है। तो अब ये हो गई क्लासिफिकेशन ऑफ द मेंटल रिटार्डेशन या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ऑन द लेवल ऑफ सिवियरिटी। अब इस पर इटियोलॉजी पे आ जाएं कि मेंटल रिटार्डेशन होती क्यों है, क्या कॉजेज़ हैं। अब एक्चुअली इसमें ना नॉर्मल ब्रेन डेवलपमेंट के साथ कोई चीज़ इंटरफेयर करती है बिफोर बर्थ, ड्यूरिंग बर्थ या अर्ली चाइल्डहुड में। तो एक होते हैं प्रीनेटल कॉजेज़, पेरीनेटल, पोस्टनेटल, बिल्कुल सेरेब्रल पाल्सी की तरह। प्रीनेटल बिफोर बर्थ में आप याद रखें कोई ऐसा क्रोमोसोमल सिंड्रोम है बच्चे को, जेनेटिक या क्रोमोसोमल सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, ट्यूबरस स्क्लेरोसिस वगैरह। इन्फेक्शन हो सकता है प्रीनेटल में, रूबेला, साइटोमेगालोवायरस, टोक्सोप्लाज्मोसिस। टेरोडोजन हो सकते हैं या टॉक्सिन, फीटल अल्कोहल स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ठीक है, और इन्वायरमेंटल टॉक्सिन, मर्करी या लेड। मैटरनल हेल्थ ऐसी थी, हाइपोथायरॉइडिज्म था या मेल न्यूट्रिशन थी। ये हो गए प्रीनेटल। प्रीनेटल के अलावा इसमें आते हैं पेरीनेटल, ठीक है। प्रीनेटल पेरीनेटल में आएगा जैसे हाइपोक्सिया हुआ, एस्फिक्सिया ड्यूरिंग डिलीवरी, या एक्सट्रीम प्री मेच्योरिटी थी उसकी कॉम्प्लिकेशन हुई, ट्रॉमा हो गया बर्थ के दौरान। तो पेरीनेटल भी जो है वो IQ को अफेक्ट करता है। तीसरा होता है पोस्ट नेटल। पोस्ट नेटल में आपने याद रखना है कि आफ्टर बर्थ या चाइल्डहुड में इन्फेक्शन हुआ बच्चे को, जैसे मेनिंजाइटिस या एंसेफेलाइटिस, तो IQ उससे अफेक्ट हुआ है। ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हुई, टॉक्सिन से एक्सपोजर, मर्करी या लेड, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, इन्वायरमेंटल डिप्राइवेशन। तो इसमें अब हमने कोई भी अगर आइडेंटिफाइबल कॉज हमें 65 to 70% केसेस में कोई वजह नहीं भी मिलती, लेकिन मोस्ट फैमिलीज़ में लो IQ मिलता है। फैमिलीज़ ऑफ द लो IQ, इंटेलेक्ट एंड पुअर सोशल बैकग्राउंड वालों में ज़्यादातर मेंटली रिटार्डेड बच्चे होते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट कॉजेज़ जो है वो टेबल में है, जो आगे इसमें मेंशन किया है इसने, यही प्रीनेटल, पेरीनेटल, पोस्टनेटल। क्लिनिकल फाइंडिंग अगर हम देखें तो एक बच्चा है और उसको मेंटल रिटार्डेशन हुई है, तो उसमें हमें क्लिनिकल फाइंडिंग्स जो मिलेंगी, ग्रॉस कंजेनिटल एबनॉर्मलिटीज़, ठीक है। इसमें द मेंटली हैंडीकैप्ड चाइल्ड इज़ लाइकली टू प्रेजेंट विद स्लोनेस इन अचीविंग द स्किल्स। उसको स्किल्स जो भी हैं वो अचीव करने में, फाइन मोटर या मोटर जो भी स्किल्स हैं वो अचीव करने में स्लो होगा, टाइम लगेगा। ही विल बी स्लो इन ऑल 4 फील्ड ऑफ डेवलपमेंट, यानी पोस्चर में भी स्लो होगा, मूवमेंट डेवलपमेंट में भी, विजन, मैनिपुलेशन, हेयरिंग एंड स्पीच, सोशल बिहेवियर। जो चारों हमने फील्ड ऑफ डेवलपमेंट वाले चैप्टर में पढ़े, ये चारों ही उसके स्लो होंगे। इसके अलावा याद रखेंगे बच्चा जो है वो स्लो होगा फ्रॉम अर्ली लाइफ, स्माइलिंग एट 3 और मोर मंथ ऑफ लाइफ। प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस भी उसके जो है वो परसिस्ट कर रहे हैं। स्माइलिंग तो जो है बिल्कुल न्यूबॉर्न में ही होती है ना, स्पॉन्टेनियस स्माइलिंग, 3 माह या उसके बाद स्माइल आएगी। प्रिमिटिव रिफ्लेक्स उसके 6 माह से भी ज़्यादा गुजर गया, अभी तक प्रिमिटिव रिफ्लेक्स चल रहे हैं, परसिस्ट कर रहे हैं। या जब बच्चा खेलना कूदना शुरू करेगा अपने हाथों से, या इवन चाइल्ड कंटिन्यू प्ले विथ हिज हैंड्स आफ्टर द एज ऑफ 6 मंथ, 6 माह के बाद भी अपने हाथों से ही खेल रहा है, तो यानी स्लोनेस है हमें मिल रही है काफ़ी चीज़ों में। तो ऐसे जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं उसके कॉजेज़ मैंने आपको बताए कि कॉज प्रीनेटल हो सकता है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, डाउन सिंड्रोम, टॉर्च इन्फेक्शन, कंजेनिटल प्राइमरी हाइपोथायरॉइडिज्म, फैमिली हिस्ट्री ऑफ मेंटल रिटार्डेशन या मेलफॉर्मेशन ऑफ द ब्रेन। कोई पेरीनेटल कॉज हो सकता है लाइक प्रीमेच्योरिटी, HIE, बर्थ ट्रॉमा, इंट्राक्रेनियल हेमरेज, ठीक है। पोस्ट नेटल में बर्थ ट्रॉमा, इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज, बिलिरुबिन एंसेफेलोपैथी, हाइपोग्लाइसीमिया, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस या सेप्सिस या वायरल एंसेफेलाइटिस। इसी तरह कुछ स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स हो सकते हैं, माइक्रोसेफेली, हाइड्रोसेफेलस की वजह से हो सकता है या मेंटल रिटार्डेशन, माइक्रोसेफेली की वजह से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। इन्फेक्शंस भी एक वजह है, पोस्ट इंसेफेलाइटिक, पोस्ट मेनिंजाइटिक, सब अक्यूट स्क्लेरोजिंग पैन इंसेफेलाइटिस। फिर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्राइडोचैट सिंड्रोम, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। इसी तरह कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर, जैसे बच्चा अगर साइको सोशल डिप्राइवेशन है, मदर फादर किसी की अटेंशन नहीं मिल रही, या डाइवोर्स्ड हैं पेरेंट्स, तो उसमें भी, न्यूट्रिशनल डिप्राइवेशन में भी मेंटल रिटार्डेशन होती है, और क्रेनियल ट्रॉमा में। जेनेटिक मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स में क्रेटिनिज्म की वजह से म्यूकोपोलीसेक्राइडोसिस, ल्यूकोडिस्ट्रोफी, गैलेक्टोसीमिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया। एंड लास्ट है अननोन कॉज ऑफ द मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है। तो आप जब भी हिस्ट्री लोगे बच्चे की जो है मेंटल रिटार्डेशन में, उसमें पेरेंट्स जो है कंप्लेन करेंगे मेंटल स्टेटस ऑफ द बेबी के बारे में, ठीक है। प्री नेटल, पेरीनेटल या पोस्ट नेटल
हिस्ट्री आपने लाजमी लेनी है, बच्चे की सारी डेवलपमेंटल हिस्ट्री, सारे माइलस्टोन्स आप देखोगे, पूछोगे कोई उसको प्रीवियस पहले इलनेस तो नहीं हुई, मेनिंजाइटिस तो कभी नहीं हुआ, सर पे दर्द, चोट तो नहीं लगी, हेड ट्रॉमा वगैरह, फैमिली में ऐसा कोई मेंटल रिटार्डेशन का केस आप पूछोगे, सोशल हिस्ट्री पूछनी है, पेरेंटल एजुकेशन पूछनी है, क्योंकि पेरेंट्स किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, क्योंकि उनमें भी जो है ज़्यादा चांसेस होते हैं मेंटल रिटार्डेड बच्चों का, कंसनजेनिटी, कज़न मैरिज तो नहीं है, चाइल्ड अब्यूज़ या नेगलेक्ट। अब एग्जामिनेशन पे आ जाए तो हमने जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करनी है, उस बच्चे के ग्रोथ पैरामीटर, स्पेशली उसका हेड सर्कमफेरेंस, डिस्मॉर्फिक फीचर्स या कंजेनिटल मेलफॉर्मेशन हम देखेंगे। CNS एग्जामिनेशन में हमें कंप्लीट CNS एग्जामिनेशन करनी होगी, स्पेशली उसका मोटर सिस्टम, ठीक है। तो ये टेबल है जिसमें फॉलोइंग डिलेज लिखे हुए हैं, 30% और मोर are definitively abnormal and always should prompt an evaluation for mental retardation. तो देखें, following delays are definitely abnormal and always should prompt evaluation for mental retardation. अगर बच्चा के fail to turn to a voice by 6 month, 6 माह का हो गया और वो आवाज़ की तरफ जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, ठीक है, तो ये डिले आया है। इसके अलावा 9 महीने का हो गया, बैबल नहीं कर रहा, बोल नहीं रहा, 13 महीने का हो गया, ओरिएंट नहीं कर रहा, उसका नाम बुलाया जा रहा है, वो देख ही नहीं रहा, 18 महीनों का हो गया और वो रिक्वेस्ट पे या कमेंट पे पॉइंट नहीं कर रहा, सिंपल कमांड को फॉलो नहीं कर रहा विदाउट अ जेस्चर बाय 18 मंथ। इसी तरह अगर बच्चा 10 से 25 सिंगल वर्ड्स नहीं यूज़ कर रहा, 24 माह का हो गया है, तो उसमें भी फेलियर टू स्पीक इन 2 वर्ड फ्रेजेस बाय 26 मंथ, 26 महीने पे वो 2 वर्ड फ्रेजेस अगर नहीं बोल रहा, 36 मंथ पे अगर 3 वर्ड फ्रेजेस नहीं बोल रहा, 36 मंथ पे अनइंटेलिजिबल स्पीच है बच्चे की जो 36 से बड़ा है, या फिर अगर कोई भी स्किल थी पहले और वो रिग्रेस हो गई है, वो माइलस्टोन चला गया है किसी भी एज पे, तो इन सारे केसेस में हमने जो है ये एबनॉर्मल होंगे अगर ऐसी कोई मिल रहा है, और हमें प्रॉम्प्टली मेंटल रिटार्डेशन के लिए इवेल्युएट करना होगा, ठीक है, दैट्स इट। देन आ जाए डेवलपमेंटल असेसमेंट। डेवलपमेंटल असेसमेंट आप कैसे चेक करते हो? सबसे पहले आइज़ से शुरू करें। आइज़ में आप कैटरेक्ट देखते हो कि बच्चे को कंजेनिटल रूबेला की वजह से भी कैटरेक्ट हो सकता है, अगर है तो गैलेक्टोसीमिया की वजह से भी हो सकता है, हाइपोपैराथायरॉइडिज्म और मायोटोनिया। फिर रेटाइनोपैथी देखोगे, वो भी कंजेनिटल रूबेला से होती है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस से होती है और लॉरेंस मून बायडल सिंड्रोम से। लेंस डिसलोकेशन आप देखोगे वो मार्फन सिंड्रोम में मिलती है और होमोसिस्टीन्यूरिया में, ठीक है। फिर आ जाए हार्ट पे। हार्ट में एवी कनाल डिफेक्ट, ठीक है, आर्टीरियोवीनस कनाल डिफेक्ट। एट्रोवेंट्रिकुलर कनाल डिफेक्ट जो है वो ट्राइसोमी 21 में, पैटर्न डक्टस आर्टीरियोसिस और कंजेनिटल रूबेला में। इसी तरह क्वार्क्टेशन ऑफ एओर्टा हमें टर्नर सिंड्रोम वाले बच्चों में मिलता है। सुप्रा वाल्वुलर एओर्टिक स्टीनोसिस हमें विलियम सिंड्रोम में मिलती है। लिवर पे आ जाए, लिवर जब आप उसमें डेवलपमेंट को असेस करोगे तो अगर हेपेटोस्प्लीनोमेगाली है तो वो हमें म्यूकोपॉलीसेकेराइडोसिस में मिलती है, ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 1 टाइप 3, गैलेक्टोसीमिया, टॉर्च इन्फेक्शन में। स्किन में अगर आपको कैफे ओलेट स्पॉट मिल रहे हैं तो वो बच्चे को न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस हो सकता है, ट्यूबरस स्क्लेरोसिस हो सकता है। पोर्ट वाइन स्टेन मिल रहा है तो वो स्टर्ज वेबर सिंड्रोम हो सकता है। हैंड्स देखोगे, हैंड्स में अगर पॉलीडेक्टाइली है, मल्टीपल फिंगर्स हैं, या सिनडेक्टाइली है, फ्यूज्ड से फिंगर्स हैं, या बड़े हैंड या लार्ज हैंड्स, सोटोस सिंड्रोम हो सकता है। या ब्रॉड थम्स हैं तो वो रुबिनस्टेन टेबी सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है। सिमियन क्रीजेस हमें डाउन सिंड्रोम में मिलती हैं, कॉर्नेलिया डेलेंगी एंड स्मिथ लेमी ऑपिस सिंड्रोम। गोनेड्स में अगर हाइपोगोनेडिज्म मिल रहा है तो ओबेसिटी के साथ है तो बच्चे को प्रेडर विली सिंड्रोम है, स्मिथ लेमी ऑपिस सिंड्रोम भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह आपने ये डेवलपमेंटल असेसमेंट, ये रेलेवेंट फाइंडिंग्स देखनी होती है। अब आए कि आपने किस तरह से बच्चे को जो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या मेंटल रिटार्डेशन आप डायग्नोस कैसे करते हो। तो एक तो डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग की जाती है, बच्चों को इन्फेंट को, टॉडलर को उनके मोटर, लैंग्वेज और सोशल स्किल्स के लिए डिले अगर है तो उसके लिए स्क्रीन करना होता है, ठीक है। हिस्ट्री और फिज़िकल एग्जामिनेशन में हमें लाइकली कॉज मिल जाएगा। रिस्क फैक्टर जो है हिस्ट्री में, जैसे अगर बच्चा प्री मैच्योर था या प्रेगनेंसी की कोई कॉम्प्लिकेशन हुई, लेबर की, या बर्थ एस्फिक्सिया की अगर हिस्ट्री है, या डीप जॉन्डिस है न्यूबॉर्न पीरियड में, कन्वर्जेंस अगर है, मैटरनल रूबेला था,
या फैमिली में किसी को मेंटल डेफिशिएंसी है, तो ये रिस्क फैक्टर सारे आपको हिस्ट्री से ही मिलेंगे। बाकी जो आप इन्वेस्टिगेशंस करवाओगे वो भी हेल्पफुल है। उसमें आपने हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए T4 TSH करवाना है, टॉर्च के लिए सीरोलॉजी करवाओगे, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म के लिए सूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म के लिए सीरम कैल्शियम लेवल, अमाइनो एसिड यूरिया के लिए सीरम एंड यूरिनरी अमाइनो एसिड्स, सीरम एंड यूरिन ऑर्गेनिक एसिड करवाओगे ऑर्गेनिक एसिड यूरिया के लिए, यूरिन हेपेरिन और डर्माटन सल्फेट किया जाता है म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस के लिए, ठीक है, म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस, यूरिन हेपेरिन एंड डर्माटन सल्फेट। एक्सरे स्कल करवाएंगे टॉर्च इन्फेक्शन के लिए, सीटी ब्रेन मेलफॉर्मेशंस के लिए, वाइट ब्लड सेल्स एंजाइम्स फॉर डीजेनरेटिव ब्रेन डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल एनालिसिस फॉर द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, ऑफ्थेल्मिक एग्जामिनेशन फॉर रेटिनोपैथी, ऑडियोमेट्री, EEG इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। अब आ जाए मैनेजमेंट पे। तो इसमें मैनेजमेंट जो है वो अच्छा, इसके अलावा जो डायग्नोसिस होती है ना, एक तो डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग भी होती है, ये टेस्ट भी होते हैं, दूसरे IQ फंक्शनिंग के लिए फॉर्मल IQ टेस्ट होते हैं। एक होता है वेचलर इंटेलिजेंस स्केल होता है बच्चों के लिए WISC, ठीक है, ये स्केल होता है और इसमें हम IQ फंक्शनिंग लेवल चेक करते हैं। इसके अलावा एडाप्टिव बिहेवियर स्केल्स भी होते हैं, उससे हम कॉन्सेप्चुअल सोशल एंड प्रैक्टिकल स्किल चेक करते हैं। बाकी चीज़ें हिस्ट्री से पर्सनल एंड फैमिली हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन ज़रूरी है, और ये सारे ब्लड टेस्ट जो मैंने आपको बताया। मैनेजमेंट, फ्यू केसेस जो है मेंटल सब नॉर्मेलिटी के वो अमेंडेबल हैं टू ट्रीटमेंट। स्पेसिफिक जो कॉज अगर कोई है उसको ट्रीट करेंगे, जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म है या फिनाइल कीटोन्यूरिया है, उसको हमें ट्रीट करना होगा। जेनेटिक काउंसलिंग जो है वो हमें पेरेंट्स को प्रोवाइड करनी होगी अगर हमें कॉज पता है, और हम उनको बताएंगे कि वो बाकी बच्चे ना करें, रिफ्रेन फ्रॉम बियरिंग फर्दर चिल्ड्रन। लेस देन 1% जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे होते हैं उनको इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की ज़रूरत होती है। अगर रिटार्डेड बच्चा जो है वो फैमिली में सिग्निफिकेंट हार्डशिप करवा रहा है या प्रोवाइड कर रहा है रिस्पाइट टू द फैमिली फ्रॉम द स्ट्रेस ऑफ एवरीडे केयर ऑफ द चाइल्ड, और दे मे हेल्प इन मॉडिफाइंग सम टाइप्स ऑफ बिहेवियर, तो उनको इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। बाकी वही स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजिकल थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, वोकेशनल ट्रेनिंग, मेडिकेशंस भी दी जाती है ADHD एंजाइटी इनको मैनेज करने के लिए, और स्पेशल इनकी एजुकेशन होती है, स्पेशल इनके स्कूल्स होते हैं। ठीक हो गया, दैट्स इट। तो यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट हुआ मेंटल रिटार्डेशन। नेक्स्ट वीडियो में माइक्रोसेफेली स्टार्ट करेंगे।